हेलो फ्रेंड्स। हम पढ़ रहे थे चैप्टर 13 अपने साइंस एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का, और वो है व्हाई डू वी फॉल इन, या सिंपली कहें तो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के बारे में। और उसमें हमने पढ़ा हेल्थ और डिजीज के बीच का डिफरेंस। फिर हमने पढ़ा डिजीजेस के टाइप की एक्यूट है या क्रोनिक है। अगर छोटे टाइम के लिए रहता है और बॉडी में ज्यादा क्या करता है, रक्षक प्रोड्यूस नहीं करता है या ज्यादा इधर हेरा फेरी नहीं करता है बॉडी में, तो उसे कहते हैं एक्यूट। थोड़े दिन के लिए रहा, चला गया। पर कोई पंचवर्षीय योजना टाइप का बना क्या है, आए और उसके बाद रहे भी बहुत दिन तक, और जाने के बाद भी उसका इफेक्ट बहुत दिन तक रहे, वो क्या होता है, क्रोनिक डिजीज। फिर हमने पढ़ा किसके बारे में, नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस जो फैल सके, एक से दूसरे में फैलता है, और नॉन इन्फेक्शियस नहीं फैल सके। नॉन इन्फेक्शियस में या तो कोई डिफिशियंसी से डिजीज हो सकती है, किसी चीज के अभाव से, कोई प्रोटीन, कोई एंजाइम या कोई विटामिन, इसके अभाव से कोई डिजीज हो सकती है, ये एक कारण हो सकता है। एक कारण हो सकता है जेनेटिक, सब चीज पूरा न्यूट्रिएंट है, बैलेंस डाइट है, किसी भी चीज का डिफिशियंसी नहीं है, पर जेनेटिक मेकअप ही ऐसा है, मतलब बच्चों से, मतलब पेरेंट्स से बच्चों में ही ऐसे जीन्स गए हैं जो क्या हो, कोई बीमारी कर सके। और एक होता है लाइफस्टाइल, कि सब है, जेनेटिकली भी आदमी सही है, कोई डिफिशियंसी भी नहीं है, पूरा बैलेंस डाइट उसके पास रखने की या बैलेंस डाइट लेने की क्षमता भी है, सब चीज सही है, पर वो हेल्दी नहीं है, कॉन्शियस नहीं है, ना एक्सरसाइज सही करता है, ना डाइट सही लेता है, ठीक है, तो फिर उसमें डिजीज हो सकते हैं। तो तीन तरह के नॉन इन्फेक्शियस डिजीज हो सकते हैं, या तो पेरेंट्स के ऑफस्प्रिंग में आ जाए जेनेटिक, या किसी डिफिशियंसी से हो, किसी चीज के अभाव से हो, या लाइफस्टाइल हो कि कैसे आप बॉडी को रेस्ट देते हैं, कितना एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते हैं, इस पे हो गया। इन्फेक्शियस में मेनली तीन चार प्रकार से हो सकते हैं, या तो कोई बैक्टीरिया करे, या वायरस करे, या फंजाई करे, या कोई प्रोटोजोअन करे। हमने पढ़ा एनिमल किंगडम में प्रोटोजोआ के बारे में, वो करे। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, डायग्राम्स हैं, जैसे ट्रिपैनोसोमा, ट्रिपैनोसोमा, एनसीईआरटी का डायग्राम में एग्जांपल है, ये कराता है स्लीपिंग सिकनेस, और ये एक क्या है, प्रोटोजोआ है, क्या कराता है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक, बस आपको नाम ही याद रखना है क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है। फिर एक और प्रोटोजोन है लेशमानिया, इसका पूरा नाम होगा लेशमानिया डोनावेनी, जैसा आप प्रोनाउंस इसको करें, ठीक है। ये कराता है काला अजगर, ये भी एक डिजीज है, ठीक है। फिर दिया है एक राउंड वॉर्म के बारे में, एस्केरिस, एनिमल किंगडम में हमने इसके बारे में पढ़ा है। एस्केरिस लुम्ब्रिकॉइड्स, कॉमन राउंड वॉर्म। राउंड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जब इनके बॉडी का क्रॉस सेक्शन, मतलब काटेंगे ट्रांसवर्स में, तो जो क्रॉस सेक्शन आएगा, वो सर्कुलर होगा, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म कहा जाता है। ये हम पिछले लेक्चर में, मतलब पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं। अब जो एस्केरिस है, ये कराता है एस्केरियासिस, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में रहता है, उसको ब्लॉक करता है अगर बहुत ज्यादा नंबर में ये बढ़ जाए, है ना। और फिर इसके सिम्टम्स भी हम पढ़ चुके हैं, वॉमिटिंग होता है, हेडेक है, इंसोमेनिया, नींद नहीं आती है ना, रातों में, यही बात है इसमें। तो ये हो गया एस्केरियासिस के बारे में, कॉमन राउंड वॉर्म है ये। फिर और एक दिया है स्टेफाइलोकोकस, ये एक बैक्टीरिया है, और ये क्या करा सकता है, एक्ने या पिंपल्स हमारे बॉडी में करा सकता है, स्किन में इन्वेड करके ये करा सकता है। तो ये तो एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स की बात हो गई। अब आगे हम क्या पढ़ेंगे, आगे हम पढ़ेंगे आगे हम पढ़ेंगे वैक्सीनेशन के बारे में। हम पढ़ चुके हैं, एक लेक्चर मैंने अलग से वैक्सीनेशन पर लिया है, लेकिन इसे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो वैक्सीनेशन या वैक्सीन्स में हमने क्या पढ़ा था कि एक साइंटिस्ट हुए थे, एडवर्ड जेनर, ठीक है, और उन्होंने ही खोज की थी वैक्सीन की। तो इन्होंने क्या देखा था, लगभग 200 साल पहले की बात है, उस वक्त स्मॉल पॉक्स या चेचक बहुत खतरनाक बीमारी होती थी, ठीक है, और बहुत सारी पॉपुलेशन उससे मरती थी, और वो इन्फेक्शियस डिजीज था, एक से दूसरे में फैलता था।
ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि जिस इंसान को काउ पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स से मिलता जुलता ही डिजीज है काउ पॉक्स, जिन्हें कभी काउ पॉक्स हुआ हो या जिन्हें काउ पॉक्स है उन्हें कभी स्मॉल पॉक्स नहीं होता है। ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। जिन्हें कभी काउ पॉक्स हुआ होगा, हुआ था या है, उन्हें कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं होगा इसका हम अभी पढ़ेंगे आगे। तो उन्होंने क्या किया, जो काउपॉक्स जिन्हें था उसमें से उस वायरस को लिया और काउपॉक्स के वायरस को एक हेल्दी पर्सन में डाला। ठीक है, हेल्दी पर्सन में डाला और थोड़ी दिन बाद उसी हेल्दी पर्सन में स्मॉल पॉक्स डाला। ठीक है, स्मॉल पॉक्स का वायरस। तो उस हेल्दी पर्सन में स्मॉल पॉक्स के वायरस का कोई असर नहीं दिखा। तो उन्हें समझ में आया कि मैं ऐसे ही इस बीमारी का वैक्सीन बना सकता हूं कि काउपॉक्स लूंगा, हेल्दी पर्सन में डालूंगा, हेल्दी पर्सन में इसका डिजीज का मैनिफेस्टेशन, काउपॉक्स के डिजीज का मैनिफेस्टेशन होगा। पर थोड़ी दिन बाद जब उसमें स्मॉल पॉक्स का वायरस अगर एंटर करता है तो वो वायरस को बॉडी मार देगी, है ना। और इसी प्रिंसिपल के बेसिस पर फिर आगे वैक्सीन बनने शुरू हुए। तो ये वैक्सीन इन्होंने दिया था। वैक्सीन, काउ को लैटिन भाषा में वैका बोलते हैं, वैका, और उसी शब्द से क्या निकला, वैक्सीन। अब वैक्सीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है, तो वैक्सीन इस प्रिंसिपल में काम करता है कि जो हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो हर पैथोजन के एनकाउंटर का मेमोरी रखता है। क्या रखता है, मेमोरी। मेमोरी जैसे कि बॉडी में पहली बार, फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन, पैथोजन मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करा सके, बीमारी करा सके, डिजीज करा सके। फर्स्ट टाइम कोई पैथोजन बॉडी में एंट्री किया तो बॉडी उससे अनजान है, तो बॉडी क्या करेगा, कुछ टाइम लेगा उसके प्रोटीन, उसके स्ट्रक्चर को समझने में, और फिर क्या करेगा, पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाएगा। ठीक है, और WBC सेल बनाएगा। ठीक है, ये WBC में से कुछ सेल तो इफेक्टर होंगे, मतलब जो इस पैथोजन को मारेंगे जो पहली बार आया है, और कुछ सेल मेमोरी सेल्स का काम करेंगे। मेमोरी सेल्स, कुछ होंगे इफेक्टर सेल्स और कुछ होंगे मेमोरी सेल्स। ठीक है, इफेक्टर सेल्स तो अपना काम करेंगे, इस पैथोजन को मारेंगे। ठीक है, तो ये कहानी यहां पे हो गया कि ये पैथोजन हट गया तो वो डिजीज खत्म हो गई। पर इधर ये जो मेमोरी सेल का है इसका ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है, बॉडी इसको स्टोर करके रखती है। मान लीजिए इस पैथोजन का मन किया और ये दोबारा कभी और वापस इस बॉडी में आया, या इसके रिश्तेदार, इससे मिलते जुलते कोई, इसके चाचा मामा जो भी हैं वो आए, इसके रिश्तेदार फिर इस बॉडी में आए, तो क्या है, बॉडी के पास मेमोरी सेल्स है, बॉडी समझ जाएगी कि ये या इससे मिलते जुलते हैं, तो क्या करेंगे, सेकेंड, जब ये सेकेंड बार आएगा, सेकेंड टाइम आएगा, तो बॉडी तो इसको पहचानती है क्योंकि उसके पास मेमोरी सेल्स है, उस पहले एनकाउंटर का मेमोरी है, तो बॉडी बहुत जल्दी ही क्या करेगी, इसमें टाइम लगता था, क्यों, क्योंकि इसमें उसको जानना है, पहचानना है, फिर उसके अगेंस्ट सेल्स बनाने हैं। इसमें सेकंड वाले में टाइम नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि पहले से ही मेमोरी है, सेल्स प्रेजेंट है, बस बॉडी को ये करना है कि इसी का डिवीजन कराना है। ये डिवाइड होंगे बहुत बार, ठीक है, बहुत नंबर में बढ़ जाएंगे और फिर इसको न्यूट्रलाइज कर देंगे जो दूसरी टाइप पैथोजन आया होगा। ठीक है, तो यही बेसिस भी है वैक्सीन का। जैसे अभी बीमारी चल रही है कोरोना या कोविड, तो उसका वैक्सीन भी ऐसे ही बना है। कैसे बना है कि या तो कोविड के मरे हुए वैक्सीन, मतलब मरे हुए वायरस, जो मरे हुए कोविड वायरस हैं उन्हें फर्स्ट टाइम किसी भी के बॉडी में डाल दिया गया। ठीक है, किसी के भी बॉडी में फर्स्ट टाइम डाला, अब हो सकता है कि उस बॉडी में मेमोरी बने। ठीक है, हो सकता है क्या, बनेगा ही। ठीक है, कोई भी इम्यून सिस्टम में वो मेमोरी अपने आप बनती है। ठीक है, वो मेमोरी बनेगा जब फर्स्ट टाइम इनकाउंटर होगा। मान लीजिए बहुत दिन बाद उसे सेकेंड टाइम इनकाउंटर फिर से कोरोना से हुआ, तो बॉडी उस वायरस का मेमोरी रखे हुए है, तो वो उसको न्यूट्रलाइज कर देगी। तो यही प्रिंसिपल होता है वैक्सीन का। ठीक है,
अब वैक्सीन के हमने अलग अलग प्रकार भी पढ़े थे, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, वायरल वेक्टर, एटीन्यूएटेड वैक्सीन। ठीक है, हमने ये भी पढ़ा था कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन किस टाइप के हैं। अब थोड़ा देख लेते हैं एक बार कि ट्रांसमिशन का क्या है। हम सबसे जरूरी इस चैप्टर में है मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कैसे डिजीज ट्रांसमिट हो सकते हैं, तो इसलिए उसे एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कोई एक पर्सन है, ठीक है, जिसे कोई डिजीज है, ये डिजीज्ड पर्सन है, डिजीज्ड, ठीक है, और यहां पे हम रख लेते हैं एक हेल्दी पर्सन को, ये है हेल्दी। तो ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है उसे शॉर्ट तरीके में समझते हैं। पहला तो ये है कि ट्रांसमिशन हो सकता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। डायरेक्ट कांटेक्ट का मतलब है कि टचिंग हो बॉडी पार्ट्स का, या तो हैंडशेक हो सकता है, ठीक है, या सेक्सुअल कांटेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, लिख देता हूं, सेक्सुअल कांटेक्ट से भी हो सकता है, ठीक है, ये हो गया। और क्या मीन हो सकते हैं ट्रांसपोर्ट का? बाय एयर, जैसे कि कोविड में, कोरोना में हो रहा है। इसमें क्या है कि बहुत सारे रेस्पिरेटरी डिजीजेस, जैसे कि जो लंग्स से या हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम से जुड़े हुए डिजीजेस हैं, वो अधिकतर एयर से फैलते हैं। जैसे ट्यूबरकुलोसिस, कॉमन कोल्ड ले लीजिए। अगर हेल्दी पर्सन किसी डिजीज पर्सन के पास में है और वो डिजीज पर्सन कफिंग करता है या स्नीजिंग करता है या वूपिंग करता है, मतलब खांसता है या छींकता है, ठीक है, तो जो वायरस के पार्टिकल्स हैं वो स्नीजिंग या कफिंग के साथ बाहर उसके ड्रॉपलेट्स आते हैं, और अगर वो हेल्दी पर्सन के अंदर चले गए, आंख के थ्रू भी जा सकते हैं, नाक, कान के थ्रू भी जा सकते हैं, और मुंह के थ्रू भी जा सकते हैं। तो बाय एयर अगर ट्रांसफर हो गए तो इसमें भी वो डिजीज कर सकते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। इनडायरेक्ट कांटेक्ट मतलब डिजीज्ड पर्सन ने किसी भी सामान को, किसी भी मटेरियल को छुआ और फिर हेल्दी पर्सन ने उसे छुआ। जैसे हमने पढ़ा है रिंग वॉर्म में या कॉमन कोल्ड में। रिंग वॉर्म में क्या होता है, अगर जो पर्सन है डिजीज्ड पर्सन, वो कॉम्ब को या टॉवल को यूज करता है, वही टॉवल को या कॉम्ब को एक हेल्दी पर्सन यूज करता है, तो उसमें वो ट्रांसमिट हो जाता है। कॉमन कोल्ड में क्या होता है कि कीबोर्ड, माउस, कोई भी मटेरियल वो डिजीज्ड पर्सन टच कर रहा है, ठीक है, और हेल्दी पर्सन टच किया उसको, उसके डिजीज पर्सन के टच करने के बाद में, तो ये प्रोबेबिलिटी है कि अगर हेल्दी पर्सन का इम्यून सिस्टम उस टाइम पे वीक हो तो उसे वो डिजीज हो सकती है। एक होता है फूड और वाटर से, फूड या वाटर से, जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, बहुत सारी मैक्सिमम डिजीजेस फूड और वाटर से ही होती है। इसीलिए हमें कहा जाता है फूड और वाटर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके, बहुत अच्छे से हाइजीनिक करके, क्लीन करके लेना चाहिए, ठीक है, फूड और वाटर हो गए। एक होता है वेक्टर से। वेक्टर मतलब बीच में कोई एनिमल, जैसे मलेरिया में हमने पढ़ा था कि प्लाज्मोडियम डिजीज करता है, पर वेक्टर कौन है? मॉस्किटो, वही प्लाज्मोडियम को ह्यूमन बॉडी में पहुंचाता है। तो ये मॉस्किटो, और बहुत सारे डिजीज में इंसेक्ट्स भी होते, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, मॉस्किटोज हो गए, इंसेक्ट्स हो गए, और किसी किसी में होता है इंसेक्ट्स, किसी किसी में एनिमल्स भी होते हैं, बड़े एनिमल्स, जैसे रेबीज। रेबीज एक बीमारी है, रेबीज, ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। इसको कहते हैं हाइड्रोफोबिया। तो रेबीज वायरस से, रेबीड या स्ट्रीट वायरस से होती है रेबीज। ये एनिमल्स को होती है, जैसे डॉग हो गए, मंकी हो गए, ठीक है, उन्हें होती है, उनसे ह्यूमंस में आती है। तो ये डिजीज का सिम्टम क्या है कि पानी से डर लगता है, हाइड्रोफोबिया। क्यों डर लगता है कि जो लैरिंक्स या जो गले वाला पार्ट है, वहां पे मसल्स में क्या होती है, स्पाज्म होता है। स्पाज्म मतलब बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट होना, बहुत जल्दी रिलैक्स होना, ठीक है, इतना तेज स्पाज्म होता है कि बहुत दर्द होता है, जो सह नहीं सकता है आदमी, ऐसा दर्द होता है, ठीक है। और पानी पीने में आपको स्वेलो करना होगा, या खाना खाने में आपको फूड स्वेलो करना होगा, मतलब यहाँ के मसल्स को मूवमेंट करना होगा, तो इतना दर्द होता है कि उस दर्द के कारण फिर पानी को देखकर डर लगता है, वो दर्द के बारे में याद आता है और डर लगता है, तो इसीलिए इसको हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। इसमें आदमी पागल हो जाता है। बहुत सारे पिक्चर्स में या फिल्म में, सिनेमा में आपने देखा होगा कि अगर कोई डॉग काटता है किसी को, तो वो डॉग जैसा हरकत करने लगता है,
तो वैसा तो नहीं होता है, पर यह है कि हाइड्रोफोबिया होता है, आदमी इंसेन हो जाता है, इंसेन या पागल हो जाता है, और हाइड्रोफोबिया डिजीज भी उसे हो जाती है। ठीक है, तो ये तो इसका ट्रांसमिशन का हो गया एनिमल्स का। तो ये चैप्टर में तो इतना ही था। हमने एक्यूट क्रोनिक डिजीजेस, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस, हेल्थ के बारे में, डिजीज के बारे में, कैसे ट्रीटमेंट किया जाए, कैसे हाइजीनिक रहा जाए, फूड लिया जाए, बैलेंस डाइट हो, अपने आसपास के इन्वायरमेंट को, वातावरण को स्वच्छ रखा जाए। और ये तो हो गए जनरल बातें। स्पेसिफिक मतलब अगर कोई एक स्पेसिफिक डिजीज को ले, जैसे मलेरिया, तो उसके लिए क्या काम करना होगा कि मॉस्किटोज के ब्रीडिंग ग्राउंड को हटाना पड़ेगा। एड्स हो गया तो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज करें, मल्टीपल पार्टनर्स ना बनाए। तो ऐसे ऐसे एग्जांपल्स इसमें हैं। तो इस चैप्टर के लिए इतना ही। अब अगले लेक्चर में, अगले चैप्टर में हम चालू करेंगे रिसोर्सेज या इन्वायरमेंट के बारे में। ठीक है, तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।